लोक प्रशासन द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का पुनः स्वागत। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्यों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। हम आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बैंकिंग तथा वित्तीय व्यवसाय के नियमन संबंधी कार्यों को देखेंगे। बैंकिंग तथा वित्तीय व्यवस्था के नियमन नियंत्रण हेतु भारतीय बैंकिंग अधिनियम 1949 के अंतर्गत देश के जितने भी वाणिज्यिक बैंक हैं उस पर नियंत्रण रखने का अधिकार रिजर्व बैंक को होता है। ऐसे कुछ विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं। जैसे भारत में जो भी बैंकिंग व्यवसाय करने वाले बैंक होते हैं उसको लाइसेंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रदान करता है। बैंक की नीति और स्थिति और कार्यप्रणाली अगर संतोषजनक न पाया जाए तो लाइसेंस को रद्द कर सकता है। उसी तरह किसी भी बैंकिंग कंपनी को दूसरी बैंकिंग कंपनी के साथ उसका एकीकरण कर सकता है और उसको करने से पहले रिजर्व बैंक की अनुमति आवश्यक होती है। अगर दो बैंक मिलकर आपस में कोई समझौता करें कि हम दोनों मिलकर एक बैंक बन जाए तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से आपको पूर्व अनुमति लेना जरूरत होती है, इसकी आवश्यकता होती है। अदालत भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुमति के बिना एकीकरण की स्वीकृति नहीं दे सकता है। यानी जब भी दो प्राइवेट बैंक या कोई भी बैंक आपस में मिलकर चाहें कि हमारी पूंजी बड़ी हो जाए, हम एक और बड़ा बैंक बन जाए दोनों मिलकर, तो इसके लिए ज़रूरी है कि वह आप आरबीआई से पूर्व अनुमति प्राप्त करें। आगे देखें, रिजर्व बैंक अपनी इच्छा से या केंद्र सरकार के निर्देश पर किसी भी बैंक का निरीक्षण कर सकता है। असंतोषजनक स्थिति होने पर वह परीक्षण रिपोर्ट पर विचार करने हेतु अपने संचालकों की बैठक बुला सकता है और उनसे पूछताछ कर सकता है। किसी बैंक की आर्थिक स्थिति यदि असंतोषजनक है तो रिजर्व बैंक उस बैंक के लिए कानूनी तौर पर विलंब काल घोषित करने की सिफारिश कर सकता है, जिसकी अवधि 6 माह तक बढ़ाई जा सकती है। तो इस प्रकार से बैंकिंग तथा वित्तीय व्यवसाय के नियंत्रण में जो है रिजर्व बैंक की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अलावा आप देखिए कि रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक एवं एक पर्यवेक्षक बैंक के रूप में इसको देखा जाता है, इसको माना जाता है। यानी बैंकों का बैंकर कहा जाता है इसको, रिजर्व बैंक को। भारत में रिजर्व बैंक के अतिरिक्त व्यापारिक बैंक एवं अन्य बैंकों का चलन है। मतलब रिजर्व बैंक के अलावा व्यापारिक बैंक भी हैं और दूसरे प्रकार के बैंक हैं। रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों के बैंक के रूप में कार्य कर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस कार्य के द्वारा यह बैंकिंग व्यवस्था का संरक्षण, नियमन तथा नियंत्रण करता है। रिजर्व बैंक को बहुत से ऐसे अधिकार प्राप्त हैं जिनका प्रयोग करके वह देश की अर्थव्यवस्था के हित में समय समय पर विभिन्न प्रकार के फैसले लेकर बैंकिंग व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का कार्य करता है। बैंकों के बैंक के रूप में आरबीआई अन्य बैंकों से उनके नकद कोषों का एक निश्चित प्रतिशत अपने पास जमा करवाता है। देश का केंद्रीय बैंक होने के नाते वो क्या करता है, रिजर्व बैंक अधिकृत है कि वो देश के वाणिज्यिक बैंकों से उनके कुल शुद्ध देयताओं का उसे 15% तक अपने पास जमा कराएं और इस अनुपात को नकद कोष भी कहा जाता है, जिसको मैंने SLR कहा था। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी कि आपकी जो कुल देयताएं हैं, जो आपकी लायबिलिटीज़, उसका 15% आरबीआई में जमा कराना पड़ता है। बैंकों के आपातकाल में रिजर्व बैंक इन्हें पैसे भी उधार देता है, लेकिन यह अल्प अवधि के लिए किया जाता है। रिजर्व बैंक समय समय पर देश की अर्थव्यवस्था को देखते हुए नकद कोष अनुपात को, SLR को घटा या बढ़ा सकता है। बैंकों को आपातकाल से उबारने के साथ साथ इस अनुपात का प्रयोग रिजर्व बैंक बैंकिंग साख को नियंत्रित करने तथा उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए भी किया जाता है, जो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से हो सकता है। आगे देखिए इसके क्या कार्य हैं। रिजर्व बैंक सरकार के बैंकर, अभिकर्ता एवं सलाहकार के रूप में कार्य करता है। भारतीय रिजर्व बैंक राज्य सरकार और भारत सरकार के जितने भी सरकार हैं उनके बैंकर, अभिकर्ता तथा सलाहकार की भी भूमिका निभाता है। यानी केंद्रीय सरकार जो है, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों का यह बैंकर और एजेंट और ये परामर्शदाता की भी भूमिका निभाता है।
सरकारी बैंकर के रूप में वो भारत सरकार तथा राज्य सरकारों की बैंकिंग संबंधी सभी लेन देन के कार्यों को करता है। इसके अंतर्गत वो सरकार की तरफ से नकदी जमा करता है, अन्य संस्थाओं या व्यक्तियों द्वारा सरकार को चुकाई जाने वाली राशि वसूल कर सरकार के खाते में जमा करता है तथा सरकार की ओर से किए जाने वाले भुगतान संपन्न करता है। इससे विनिमय का कार्य, सरकारी कोषों के स्थानांतरित का कार्य तथा सरकारों के लिए विदेशों से विनिमय की व्यवस्था करना सम्मिलित होता है। सरकार के बैंकर होने के कारण कभी कभी सरकारी जमाओं से ज़्यादा भुगतान रिजर्व बैंक को करना पड़ता है। इससे होने वाले घाटे को पूरा करने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को अल्पकालीन ऋण भी दिया जाता है। तो ये बातें आपको इसलिए बताई जा रही हैं कि आप रिजर्व बैंक के कार्य को देखें और इसको समझें कि यह केवल एक साधारण बैंक नहीं बल्कि यह भारत सरकार का भी एक बैंकर है और उसका वित्तीय सलाहकार भी होता है। और सरकार के द्वारा सरकार को यह जो है एक लोन भी देता है जब भी ज़रूरत पड़ती है केंद्र सरकार को, और उसको जब घाटे की पूर्ति करने के लिए रिजर्व बैंक उसको लोन देता है। रिजर्व बैंक जो है विदेशी विनिमय का प्रबंध एवं नियंत्रण करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी फॉरेन एक्सचेंज हैं, जो करेंसीज हैं, उसका संरक्षक के रूप में यह कार्य करता है। विनिमय नियंत्रण का प्रबंध करता है। भारत सरकार के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के सदस्य के रूप में सरकार के अभिकर्ता के तौर पर कार्य करता है। रिजर्व बैंक का विनिमय नियंत्रण विभाग देश में विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति का हिसाब किताब भी रखता है, यानी कि हमारे देश को कितना विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है, विदेशी मुद्रा के साथ भारत की जो मुद्रा है उसका क्या जो है मूल्य होगा, इसका निर्धारण करना, उसको घटाना बढ़ाना, यह सब RBI काम करता है। केंद्रीय बैंक होने के कारण भारत में विदेशी मुद्राओं का समस्त राष्ट्रीय कोष रिजर्व बैंक के अधीन तथा नियंत्रण रहता है तथा इनमें से किसी भी तरह का भुगतान रिजर्व बैंक की स्वीकृति से ही किया जाता है। ये तो इसके कुछ महत्वपूर्ण कार्य थे। इसके अलावा देखेंगे कृषि वित्त प्रवर्तन एवं साख व्यवस्था, इसमें भी RBI की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। रिजर्व बैंक की स्थापना के समय से ही इसकी वैधानिक जिम्मेदारी के रूप में कृषि एवं वित्त प्रवर्तन इसका मुख्य कार्य रहा है। कृषि संबंधी पैसे देना, मतलब कृषि क्षेत्र में अल्पकालीन दीर्घकालीन वित्त की व्यवस्था करना, ये इसके द्वारा कार्य किए जाते हैं। कृषि को उत्थान के लिए रिजर्व बैंक द्वारा जो है किसानों और राज्य सहकारी बैंकों, भूमि विकास बैंकों के माध्यम से किसानों तक इसको लोन दिया जाता है, लोन पहुंचाया जाता है। रिजर्व बैंक ने ही सहकारिता के विकास तथा सहकारी साख के विस्तार के लिए अनेक प्रकार से सहायता प्रदान की है। वाणिज्यिक बैंकों को भी आदेशित किया है कि वह कृषि को प्राथमिकता दे। इस क्रम में 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंकों की स्थापना की गई तथा 1982 में स्थापित किए गए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की 100 करोड़ की पूंजी भारत सरकार तथा रिजर्व बैंक द्वारा समान अनुपात में लगाई गई। तो ये आप देखिए, देश में खेती के विकास के लिए किसानों को जो ऋण की आवश्यकता होती है, इसका प्रबंध भी रिजर्व बैंक करता है और जितने भी कमर्शियल बैंक हैं उन सबको भी आदेश देता है कि वह इन सबको किसानों को है ना ऋण उपलब्ध कराए। और उसका जो कहते हैं कि बैंक रेट जो होता है कि किस दर पर लोन दिया जाएगा, इसका भी वह निर्धारण करता है। तो इस प्रकार से आप देखिए कि ये जो प्राइवेट जो लोन लेते हैं सेठ साहूकारों से, वो ऊंचे दाम पे लेते हैं, ऊंचा उनकी जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, तो उसको उसकी वजह से किसान जो है वो ऋण नहीं ले पाते। तो बैंकों के माध्यम से इनको कम जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दिलवाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके अलावा समाज शोधन गृहों की भी यह व्यवस्था करता है। समाज शोधन का मतलब होता है एक बैंक दूसरे बैंक और तीसरे बैंक से यदि आपका कोई लेन देन हो रहा है तो आपने अपने चेक के माध्यम से किसी दूसरे बैंक को पेमेंट करने के लिए कहा है किसी दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में, तो ये जो क्लियरेंस होता है इसकी व्यवस्था भी रिजर्व बैंक कराता है। तो रिजर्व बैंक जो है समाज शोधन गृहों की व्यवस्था करवाता है। इसमें आप देखेंगे
समाशोधन का कार्य के महत्व को इस रूप में आप देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण है कि यदि समाशोधन का कार्य धीमी गति से हुआ तो अर्थव्यवस्था की क्रियाएं मंद पड़ जाएंगी। बैंकों का बैंक होने के नाते और अंतिम ऋणदाता होने के कारण रिजर्व बैंक प्रारंभ से ही समाशोधन का कार्य कर रहा है। अर्थव्यवस्था के विस्तार विकास के कारण अधिक समाशोधन गृहों की आवश्यकता महसूस की जाने लगी है। इसलिए आप देखेंगे कि हर जो है ज़िले में एक समाशोधन गृह की स्थापना की जाती है और हर लेवल पे जितने भी बैंक होते हैं वहाँ ये क्लियरेंस किया जाता है, ताकि एक दूसरे जो है से बैंक एक दूसरे को पैसे ट्रांसफ़र कर सके। तो समाशोधन गृहों की कार्यविधि समझने के लिए ज़रूरी है कि केंद्रीय बैंक की क्रियाएं समझी जाए। केंद्रीय बैंक के पास सभी बैंकों के नकद कोषों का एक हिस्सा या एक निश्चित प्रतिशत जमा होता है, अर्थात बैंक में सभी बैंकों के खाते होते हैं, यानी आरबीआई में सभी बैंकों के खाते होते हैं। समाशोधन का मतलब क्या है? विभिन्न बैंकों के आपसी लेन देन को व्यवहारिक रूप से न करके सीधे इनके खातों को जो है उस खातों में ही ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ये सारी बातें आपको जानने की हैं। इसके अलावा औद्योगिक वित्त प्रवर्तन का भी काम करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया खेती के लिए पैसे दिए जाते हैं, उसी तरीके से औद्योगिक विकास के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। बैंकों द्वारा, रिजर्व बैंक के द्वारा जो है संस्थागत औद्योगिक वित्त की स्थापना की गई और इसका उद्देश्य यह था कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और राज्य वित्त निगमों को के माध्यम से इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए उनको लोन दिया जाए। तो ये छोटे और ख़ासकर लघु मध्यम आकार के उद्योगों को बैंक द्वारा वित्तीय जो है सहायता प्रदान करवाना रिजर्व बैंक का प्रमुख जो है दायित्व होता है और साख की गारंटी लेकिन भारत सरकार के द्वारा दी जाती है। ये बातें आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा बैंकिंग के विकास संबंधी कार्य हैं, है ना, ये सामान्य बैंकिंग में इसके कार्य को शामिल किया जा सकता है। इसके बारे में हम फिर से अगले वीडियो में विस्तार से जानेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।